दोस्तों नमस्कार। आज हम 19वें चैप्टर के सेकंड भाग पे डिस्कशन करेंगे। पिछले भाग में हमने डिस्कस किया था कि मानव जाति के सामने कुछ अभूतपूर्व चुनौतियां आ रही है जिसका सामना उसने आज तक कभी नहीं किया, है ना। हमारा सामना सुपर इंटेलिजेंट मशीन से होने वाला है। हमारी ह्यूमन बॉडीज इंजीनियर्ड बॉडीज में कन्वर्ट हो सकती है। हमारा सामना ऐसे एल्गोरिदम से होगा जो हमको हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं और इसलिए वो हमारी भावनाओं को, इमोशंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमें हर 10 साल में अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा और अपने स्किल को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह रूपांतरित करके, ट्रांसफॉर्म करके जॉब मार्केट में compete करना पड़ सकता है। और इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की उथल पुथल भी आएगी जिसका सामना हमें करना पड़ेगा। तो इन बदलावों को समझने के लिए और इन बदलावों के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था कारगर है, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी भविष्य की पीढ़ी रच रही है जो आने वाले इन बदलावों के अनुसार ढल सके, अपने आप को अडेप्ट कर सके, जो इससे जो मेंटल पेन आएगा, जो मेंटल स्ट्रेस आएगी, जो इमोशनल बैलेंस चाहिएगा, क्या वो हमारी शिक्षा व्यवस्था दे रही है या फिर वो पुराने ढर्रे पे ही चल रही है। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं। ठीक, तो इसमें हम 3 कमियों की मुख्यतः बात करेंगे और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन कमियों को कैसे दूर किया जाए और एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए। तो आज हम सिर्फ कमियों पे बात करेंगे। ये कमियां 3 भागों में यहाँ पे बांटी गई है इस चैप्टर में कि एक तो हम इंफॉर्मेशन क्रैमिंग करने वाला हमारा एजुकेशन का मॉडल है कि हम सूचना को ठूंसते हैं। दूसरा, हम वो तकनीकी दक्षताएं सिखा रहे हैं जो पहले रेलेवेंट होती थी लेकिन आने वाले टाइम में वो रेलेवेंट नहीं रहेगी, एआई उनको हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से करने लगेगा। तीसरा ये है कि शिक्षा का क्रमबद्ध उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन लाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। ये क्या है प्रोडक्शन लाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, ये चीज भी हम समझेंगे। ये कुछ मौलिक और यूनिक बातें हैं जो आप अपने निबंध में इस्तेमाल कर सकते हो। भविष्य की जब भी आपको बातें करनी हो, चाहे वो भविष्य की पीढ़ी को तैयार करना हो, आने वाले बदलाव के अनुसार ढालना हो, एजुकेशन पे निबंध लिखना हो। तो पहली जो कमी है वो यही है कि हम सूचना को ठूंसने पर बल देते हैं एजुकेशन सिस्टम में। ये जो मॉडल है सूचना को ठूंसने वाला, ये एक टाइम पे काफी कारगर था। इसने काफी बड़े सुधारों को, एक तरह से उसका प्रतिनिधित्व किया, बड़े सुधार ये लेके आया, है ना। क्यों लेके आया? क्योंकि पहले क्या होता था कि सूचना दुर्लभ होती थी, है ना, क्योंकि उस टाइम एजुकेशन नहीं थी, लिटरेसी बहुत कम थी, लाइब्रेरी भी नहीं होती थी, मीडिया, अखबार, टीवी चैनल, यूट्यूब ये नहीं थे और पुस्तकें भी नहीं, ना के बराबर थी। पुस्तकों के नाम पे सिर्फ धार्मिक ग्रंथ होते थे। तो ऐसे समय में जब ये सूचना ठूसने वाला जो एजुकेशन सिस्टम हम लेके आए स्कूलों में, जहाँ पे इंसान को या फिर बच्चों को हम भूगोल की, इतिहास की, है ना, या फिर सोसाइटी की, इस तरह की जानकारी, भाषा की, विज्ञान की जानकारी हमने एक तरह से उपलब्ध कराई, तो इसने काफी बड़े सुधार उत्पन्न किए। लेकिन आज के टाइम में ये सूचना को ठूसने वाला, रोट लर्निंग वाला, चीजों को याद करवाने वाला मॉडल आज कारगर नहीं रह गया, है ना। 1947 में जैसे भारत की लिटरेसी रेट 12% थी, तो उस टाइम हमने भी यही मॉडल अडॉप्ट किया आजादी के बाद और ये काफी कारगर रहा, है ना, क्योंकि उस टाइम सूचना याद नहीं थी, हमें ब्यूरोक्रेसी बनानी थी, है ना, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना था, तो हमें ऐसे लोग चाहिए थे। लेकिन आज के टाइम में ये चीज अब उतनी रेलेवेंट नहीं रही। तो आज के टाइम पे क्या है कि सूचना की कमी की समस्या नहीं है, आज सूचना की भरमार है ना। इंफॉर्मेशन अनॉर्मस अमाउंट में है। इस अनॉर्मस अमाउंट की सूचना में से क्या चीज हमारे लिए जरूरी है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या काम की नहीं है ना। दो परस्पर विरोधी सूचनाओं में कौन सी ठीक है, कौन सी गलत है, तो वो सारी चीजों को सिखाने वाली एजुकेशन सिस्टम हमें चाहिए, ना कि सूचना प्रोवाइड करने वाली। सरकारें सेंसरशिप का सहारा नहीं लेती। जैसे ब्रिटिश टाइम पे क्या होता था कि ब्रिटिश सरकार जो भारत में रूल कर रही थी वो यहाँ पे सेंसरशिप लगाती थी, है ना, सूचना को आम जनता तक पहुंचने से रोकती थी। लेकिन आज क्या करती है, आज सरकारें या फिर दुनिया भर की सरकारें या पॉलिटिकल पार्टीज प्रोपेगेंडा चलाती है, गलत और अप्रासंगिक सूचनाएं आपको
देती है, फेक न्यूज से आपको भरती है ना। जैसे हमने चैप्टर 17 में भी ये चीज डिस्कस की थी पोस्ट ट्रूथ वाले में। तो आज सूचना की कमी ना हो के आपके सामने बड़ी समस्या ये है कि हमें फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा और गलत सूचनाएं दी जाती हैं। इसके अलावा सूचनाएं काफी परस्पर विरोधी भी है ना। अगर आपको जानना है ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसके बारे में, आपको रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में जानना है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बारे में जानना है, गाजा संकट के बारे में जानना है, तो ये इन सभी के बारे में सूचना सिर्फ एक बटन दबाने की देरी पे है। और जैसे ही आप गूगल सर्च करते हो, एक बटन दबाते हो, तो आपको इन सभी की सूचनाएं मिल जाएगी। लेकिन वो जो सूचना मिलेगी वो परस्पर विरोधी होगी, आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। एक सूचना आपको ऐसी मिलेगी, एक आर्टिकल ऐसा मिलेगा जो यूक्रेन के पक्ष को सही साबित कर रहा होगा और पुतिन को गलत ठहरा रहा होगा, और एक दूसरा आर्टिकल आपको इस तरह से मिलेगा कि जिसमें पुतिन को, रूस को सही ठहराया जा रहा है, उसके हमले को सही ठहराया जा रहा है और यूक्रेन को गलत साबित किया जा रहा है। तो ऐसी परस्पर विरोधी जानकारियां हमें मिलती है, हम समझ नहीं पाते कि हम किस पे भरोसा करें, किस पे नहीं करें। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये चीज होनी चाहिए कि उनमें से हम सत्य की खोज कैसे करें, सत्य तक कैसे पहुंचे, परस्पर विरोधी जानकारियों की पड़ताल कैसे करें। इसके अलावा जब हमें ये चीज सिखाई ही नहीं जाती कि कौन सी सूचना सही है, कौन सी गलत है, हम इस कॉम्प्लेक्स और बहुत ज्यादा एनॉर्मस इंफॉर्मेशन को एक तरह से प्रोसेस नहीं कर पाते। प्रोसेस नहीं कर पाने के चक्कर में क्या होता है कि हम जब उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कौन सी ठीक है, कौन सी गलत है, कौन सी हमारे काम की है, तो हम उसे पूरी तरह छोड़ देते हैं और एंटरटेनमेंट की वीडियोस, एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन, है ना, जैसे सेलिब्रिटी गॉसिप या रील्स या कैट वीडियो वगैरह देखने की तरफ हम आकर्षित होते हैं। हमारे मन में ये लालच जगता है क्योंकि हमें एजुकेशन के स्तर पे ये चीजें सिखाई नहीं गई कि सूचना को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे उससे काम की चीजें निकालनी है। तो ये पहली एजुकेशन सिस्टम की कमी है। अगर दूसरी कमी की बात करें तो हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें ये तकनीकी दक्षताएं सिखाती हैं आज भी, जैसे C++ कोडिंग, है ना, या फिर केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब से केमिकल की जांच करना, या फिर भाषा सीखना, है ना, कोई जर्मन भाषा या चाइनीज भाषा, ये भाषाएं सीखने पे बल दिया जाता है। लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2050 तक ये सारे कार्य मनुष्यों से ज्यादा बेहतर ढंग से करने में कैपेबल हो जाएंगे। तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कामों को करने लगेगा तो इंसानों को ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनकी जरूरत रहेगी भी नहीं, वो इररेलेवेंट हो जाएंगे जॉब मार्केट से। अगर हमारा स्कूली शिक्षा व्यवस्था या फिर एजुकेशन सिस्टम ये सारी चीजें अगर सिखा रहा है और जब ये आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो ये इररेलेवेंट चीजें हम पढ़ा रहे हैं ना। हमें क्या करना है कि मनुष्य जब आने वाले टाइम में, जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि अभूतपूर्व चुनौतियां आएंगी, बदलाव तेजी से आएंगे, हर 10 साल में इन्वेंट करना पड़ेगा, एल्गोरिदम से हमारा सामना होगा, जो एल्गोरिदम हमें मैनिपुलेट करेगा, हमारे इमोशंस के बटन दबाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए जो कि बदलाव के अनुसार हम अपने आप को ढाल सकें, बदलाव से जो मेंटल पेन आएगा, जो स्ट्रेस आएगा, उस स्ट्रेस को हम झेल पाए, हम इमोशनल बैलेंस हमारे पास हो, हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस हो। तो हमें वो चीजें सिखाई जानी जरूरी है, ना कि ये सारी C++ कोडिंग हो रही है, कोई भाषा या फिर टेस्ट ट्यूब में केमिकल की जांच करने वाली चीजें। तो ये हमारी एजुकेशन सिस्टम की दूसरी बड़ी कमी है कि ये बदलाव के अनुसार इंसानों को तैयार नहीं कर पा रही। तीसरी जो बड़ी कमी है वो है शिक्षा का क्रमबद्ध उत्पादन, यानी कि प्रोडक्शन लाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो प्रोडक्शन लाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन वास्तव में औद्योगिक क्रांति की विरासत है कि इसमें एक स्कूल है वो एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। उस फैक्ट्री में जैसे कच्चा माल जाता है और फिर हमें तैयार माल मिलता है, उसी तरह से हमारे स्कूल काम करते हैं, जहां पे बच्चों को एक तरह से भेजा जाता है और वो बच्चे एक ही तरह के प्रोडक्ट बन के बाहर निकलते हैं। हमारे स्कूल वन साइज फिट ऑल की रणनीति पर काम करते हैं, यानी कि सभी बच्चों को एक ही डंडे से हाँका जाता है। जिसे आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये स्कूल है, ये फैक्ट्री के फॉर्म में है, जहाँ पे बच्चे जाते हैं और इस तरह से वो प्रोडक्ट निकल के बाहर आते हैं। तो ये मास प्रोडक्शन का ये सिद्धांत है एजुकेशन में कि एक ही तरह के उत्पाद हम
बना रहे हैं। स्कूल है वो फैक्ट्री की भांति है, जिससे इंटेलिजेंस है ना, खास करके इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी चीजें खत्म हो जाती है, ड्रेन आउट हो रही है, और क्रिएटिविटी ड्रेन आउट हो रही है। इसके अलावा आपकी इंडिविजुअलिटी ड्रेन आउट हो जाती है, आपकी ओरिजिनलिटी ड्रेन आउट हो जाती है, आपकी यूनिकनेस ड्रेन आउट हो जाती है, यानी कि आप मौलिक नहीं रह पाते, आप विशिष्ट नहीं रह पाते, और आपकी व्यक्तिगता समाप्त हो जाती है। या फिर ये दूसरी पिक्चर भी आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे टीचर है वो कुल्हाड़ी की तरह है, और ये जो नया बच्चा आया है वो अलग है, यूनिक है, इंडिविजुअल है, उसकी ओरिजिनलिटी है। लेकिन ये टीचर इसको इनके जैसा ही बना देगा जैसे ये बाकी सारे बच्चे हैं, तो एक ही जैसे प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम कर रहा है। वो क्रिएटिविटी को समाप्त कर देता है, ओरिजिनलिटी, यूनिकनेस और इंडिविजुअलिटी को खत्म करके सबको एक जैसा बना देता है। तो ये मास प्रोडक्शन का जो सिद्धांत है, या फिर प्रोडक्शन लाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, ये काफी खतरनाक, या फिर आज के टाइम में इरेलेवेंट नहीं है, एक टाइम पे ये काफी रेलेवेंट था। इसने काफी बड़े सुधार को बढ़ावा दिया, है ना। जैसे यही होता है कि स्कूल फैक्ट्री की तरह है, जिसमें कई सारे कमरे होते हैं, जो सारे कमरे एक जैसे होते हैं, उसमें मेज और कुर्सियां होती है। एक 30 मिनट या 45 मिनट में एक घंटी बजती है, उस घंटी बजने पे एक बड़ी उम्र का एक व्यक्ति आता है जो आपको हिस्ट्री पे, भूगोल पे, है ना, या फिर विज्ञान पे आपको कुछ लेक्चर देगा, और वो लेक्चर देने के बाद वो चला जाएगा ना। और जो वो लेक्चर देने आएगा वो रटी रटाई बातें आपको बताएगा, और वो एक दुखरन मास्टर जैसा होगा। जैसे नागार्जुन की कविता है दुखरन मास्टर की, जैसे ये दुखरन मास्टर की कविता है नागार्जुन की कि बरसाकर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, दुखरन मास्टर गढ़ते रहते किसी तरह आदम के सांचे, है ना। तो वो दुखरन मास्टर बेबस बच्चों पर हर मिनट में 5-5 तमाचे यानी 5-5 थप्पड़ लगा के आदम के सांचे यानी कि इंसानों के सांचे में ढाल रहा है, उनको गढ़ रहा है। तो इस तरह से ये हमारा एक तरह से स्कूली शिक्षा व्यवस्था पे तकड़ी चोट की है नागार्जुन ने अपनी कविता के माध्यम से। इस तरह से भी हम ये देख सकते हैं कि आइंस्टाइन ने बोला एवरीबॉडी इज जीनियस, है ना। एवरीबॉडी, हर स्टूडेंट, हर बच्चा जीनियस है ना। कोई स्टूडेंट है वो खेल में जीनियस हो सकता है, कोई है वो साइंस में हो सकता है, कोई आर्ट में हो सकता है, कोई पेंटिंग में हो सकता है, कोई भाषा में हो सकता है, कोई साहित्य में हो सकता है। तो हर बच्चा अपने यूनिक तरीके से जीनियस है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम सभी को एक ही ढर्रे पे चलने की को बढ़ावा देता है, और उनका मूल्यांकन भी एक ही तरीके से करता है। तो आइंस्टाइन ने बोला था कि हर एक बच्चा जीनियस है। अगर आप एक मछली की एबिलिटी को इस तरह से जांचेंगे कि वो पेड़ पर चढ़ पाती है कि नहीं पाती, तो वो मछली पूरी जीवन इसी तरह से बिता देगी, यही सोचते हुए कि वो एक स्टूपिड है ना, क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगी। तो इसमें बंदर फर्स्ट आएगा, बाकी सारे जीव उसके पीछे ही रहेंगे, है ना। तो बंदर भी जीनियस था, वो पेड़ पे चढ़ने के लायक था और वो उसमें फर्स्ट आया। लेकिन बाकी सारे जीव जंतु यानी कि बाकी सारे बच्चे भी जीनियस हैं, लेकिन उनके लिए वो एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, उनकी यूनिकनेस के हिसाब से नहीं है। तो ये चीज है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमियों को उजागर करता है। लेकिन ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये दिवालिया हो चुका है ना। इसका हम मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने इसका कोई कारगर अल्टरनेटिव नहीं बनाया है। इस एजुकेशन सिस्टम का जो प्रोडक्शन लाइन थ्योरी पे काम करता है, अभी तक हम इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं बना पाए। जो कि अगर हमने कुछ बनाया भी है, जहाँ पे दिल्ली जैसे बड़े शहर में कुछ महंगे स्कूल हैं जो एलिट क्लास के बच्चों को उनकी यूनिकनेस, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हैं, है ना, उनकी ओरिजिनलिटी को बनाए रखते हैं, उनको उनके क्षेत्र में जैसे कोई कला में, आर्ट में, स्पोर्ट्स में, इन सारे क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बच्चों को लेके जाते हैं। लेकिन हम उस मॉडल को किसी गांव के स्तर पे भी लागू कर सके, किसी हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, यूपी, बिहार, है ना, गांव में भी हम वो वाला मॉडल अपना सकें, ऐसा कोई स्केलेबल यानी कि विस्तार परक मॉडल या फिर अल्टरनेटिव हम अभी तक नहीं बना पाए। तो ये हमारी एजुकेशन सिस्टम की एक बड़ी कमी है, इसे भी हमें सुधारना होगा, ये कमी हमें दूर करनी होगी। तो ये इस चैप्टर में दी गई एजुकेशन सिस्टम की काफी कमियां थी, जिसको आप अपने निबंध में इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो चीजें दी गई थी, जैसे ये कोटेशन है ना आइंस्टाइन की, और ये फिर इस तरह का जो टेस्ट हो रहा है, इसकी सभी
जंगल के सारे जीवों की है ना एक तरह से एक ही परीक्षा हो रही थी, या आप इस तरह से भूमिका बना सकते हो कि एक परीक्षा होने वाली थी जिसमें इस तरह से सारे जीव भाग लेने वाले थे और एक ही सभी के लिए एक ही परीक्षा पत्र आयोजित किया गया, जिसमें ये एक ही वो था ना। तो इस तरह से आप एक कहानी बनाते हुए अपनी भूमिका बना सकते हो, या फिर इसी तरह से इन पिक्चर का भी इस्तेमाल करते हुए आप अपनी भूमिका की शुरुआत कर सकते हो एक कहानी बना के, कि जिसमें इस तरह से हो रहा है कि भाई एक इस तरह से पिक्चर वायरल हुई जहां पे टीचर है वो कुल्हाड़ी की तरह है। मतलब एक तरह से पिक्चर का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी भाषा में, एक तरह से ना, कि टीचर है वो सभी को एक डंडे से हाँकता है, वो कुल्हाड़ी की तरह है, वो सभी को काट छांट करके एक ही सांचे में डालता है। तो ये चीजें आप निबंध में काफी कारगर ढंग से इस्तेमाल करके अपने निबंध की गुणवत्ता बढ़ा सकते हो। अगले भाग में हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या अच्छी बातें हमें इंक्लूड करने की जरूरत है, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को तैयार कर पाए। आज की डिस्कशन यही थी, है ना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।